दोस्तों, आजकल हर इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है, चाहे वो ज़रूरतें जिस्मानी हों या ऐशो आराम की। सब कुछ अपनी ही शर्तों पर चाहिए, चाहे सामने वाला कोई इंसान हो या फिर कोई मशीन। इमोशंस जैसे अब किसी के पास बचे ही नहीं हैं। मगर ज़रा सोचो, क्या होता है जब इंसानों से ज़्यादा मशीनें महसूस करने लग जाएं। कहानी शुरू होती है आयरिस से, एक नॉर्मल सी लड़की जो एक सुपरमार्केट में खड़ी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है। उसके हिसाब से जिंदगी अक्सर एक काले बादल जैसी होती है, जहां लोग बिना किसी डायरेक्शन के भटक रहे होते हैं, ना कोई मतलब ना कोई पर्पस। और तभी आयरिस की नज़र एक आदमी से मिलती है, बस एक पल के लिए। और उस एक पल के साथ ही जैसे सब कुछ बदल जाता है। अचानक से जिंदगी में एक मतलब आ जाता है, एक पर्पस आ जाता है। वो आदमी जॉश होता है। जॉश थोड़ा ऑकवर्ड है, बात शुरू करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसके हाथ से ऑरेंजेस गिर जाते हैं। दोनों हंस पड़ते हैं। आयरिस के लिए ये वही पल होता है जो शायद जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है या फिर दो बार। आयरिश कहती है, पहली बार जब वो जॉश से मिली और दूसरी बार जब उसने जॉश को मारा। इसके बाद हम आयरिश और जॉश को एक साथ ट्रैवल करते हुए देखते हैं। दोनों के बीच एक रोमांटिक बॉन्डिंग है। तभी आयरिस नोटिस करती है कि गाड़ी एक अजीब सी जगह पर आ चुकी है। वो पूछती है, ये कौन सा रास्ता है? जीपीएस पर तो दिख नहीं रहा। जॉश कहता है, शायद ये रोड नहीं है, किसी का प्राइवेट ड्राइववे होगा। और थोड़ी देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक लेक हाउस पर। ये जगह काफी सुंदर है, लेकिन काफी अलग भी, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ और अकेली। जैसे ही वो घर के पास आते हैं, आयरिस थोड़ा नर्वस होती है। वो जॉश से कहती है, तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं करेंगे। जॉश उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आयरिस जानती है कि कैट उसे पसंद नहीं करती। जॉश हंसते हुए कहता है कि कैट सबसे नफरत करती है, बस तुम स्माइल करो और दिखाओ कि तुम खुश हो। दरवाजा खुलता है। कैट जॉश को बहुत वार्मली वेलकम करती है, लेकिन आयरिस के लिए वो वार्मथ नहीं होती है, बस एक फॉर्मल सी ग्रीटिंग। बाकी लोग, पैट्रिक, एलाई और सर्गी, सब नॉर्मल बिहेव करते हैं। जॉश और आयरिस तारीफ करते हैं कि ये जगह कितनी पीसफुल है। बाद में जब आयरिस अपना सामान अनपैक कर रही होती है, तब उसके सूटकेस में एक यूएसबी दिखाई देता है। रात को आयरिस बाथरूम में होती है और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, स्माइल करो और खुश रहो, जैसे वो खुद को ये याद दिला रही हो कि उसे कैसा बर्ताव करना है। रात को माहौल धीरे धीरे हल्का होता है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब पैट्रिक अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी और एलाई की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। पैट्रिक बताता है कि वो एक पार्टी में ड्रैकुला की कॉस्ट्यूम में आया था और वहीं उसने एलाई को पहली बार देखा। एलाई ने एक डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पैट्रिक के शब्दों में, जब उसने पहली बार एलाई को देखा तो उसे अंदर कुछ महसूस हुआ, जैसे जिंदगी का कोई टूटा हुआ हिस्सा अचानक जुड़ गया हो। आयरिस कहती है कि उसके लिए ये एहसास काफ़ी जाना पहचाना सा है। ये उसके लिए वैसा ही है जब उसने पहली बार जॉश को देखा था। रात और गहरी होती जाती है। आयरिस और कैट अलग बैठकर बात कर रहे होते हैं। आयरिस कैजुअली कहती है कि सर्गी काफ़ी अच्छा आदमी लगता है। कैट ठंडी हंसी के साथ कहती है, हाँ परफेक्ट है, अमीर है, समझदार है और उसकी एक खूबसूरत बीवी भी है। मैं तो उसके लिए बस एक चीज़ हूँ। आयरिस पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो कैट कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे रिप्लेस कर दोगी। अब इस रिप्लेस करने वाली बात का क्या मतलब होता है, ये हम आगे समझ पाएंगे। रात का माहौल फिर से बदलता है। म्यूजिक बजता है, सब लोग डांस करने लगते हैं। इसी बीच आयरिस नोटिस करती है कि कैट जॉश के कान में धीरे से कुछ बोल रही है। आयरिस के अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है। वो तुरंत जॉश के पास जाती है और उसे अपने पास खींचकर उसके साथ डांस करने लगती है। फिर रात दोनों जिस्मानी होते हैं और फिर जब आयरिस उससे बात करना चाह रही होती है, तब जॉश उसे सो जाने को कहता है। अगली सुबह आयरिश जॉश को लेक के किनारे चलने के लिए पूछती है। जॉश थके होने की बात करता है और कहता है कि तुम चली जाओ। आयरिस उसे याद दिलाती है कि लेक पर जाने का प्लान उसी का आइडिया था। जॉश थके होने का बहाना बनाता है और आयरिस को अकेले लेक के किनारे भेज देता है। आयरिस अकेली निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉश एक यूएसबी को अपने फ़ोन से कनेक्ट करता है। वो फ़ोन में क्या करता है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ आयरिस लेक के पास पहुंच जाती है और अचानक वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकालती है। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे फिर से वापस रख लेती है। तभी सर्गी वहाँ आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आयरिस अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि वो अपने रूम में वापस जा रही है। सर्गी उसे रोकता है, थोड़ी देर और रुक जाओ। हिचकिचाते हुए आयरिस मान जाती है। फिर सर्गी उसे उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहता है। आयरिस मजबूरी में उसकी मदद करने लगती है।
लेकिन जैसे ही वो लोशन लगाती है सर्गी थोड़ा ज़्यादा करीब आने लगता है। उसका झुकना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ गलत लगने लगता है। आयरिश के चेहरे पर टेंशन दिखाई देने लगती है। अगले पल हम देखते हैं सब लोग लिविंग रूम में कैजुअली बातें कर रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और आयरिस अंदर आती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। चाकू पूरी तरह खून से सना होता है। उसके चेहरे पर घबराहट होती है, आंखों में डर, आवाज़ काँप रही होती है। वो कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। सर्गी ने मुझे ज़बरदस्ती छूना शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ चाहती थी कि वो रुक जाए। ये सुनते ही कैट बिना एक सेकंड गवाए सर्गी को देखने के लिए बाहर भागती है। अंदर जॉश घबरा कर पूछता है, ये सब क्या हुआ? आयरिस रोती हुई बताती है, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैंने पास रखी बोतल से उसे मारा, लेकिन फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा गला दबाकर मुझे मारने लगा, और तब मैंने उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया। बस एक ही चीज़ दिमाग में थी, अगर वो मुझे मार देता तो मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाती। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती थी। जॉश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आयरिस सो जाओ। और अगले ही पल आयरिस की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक आयरिस के पैरों को कुर्सी से बांध रहा होता है। आयरिस बेहोश होती है। जॉश आयरिस के सामने बैठता है और धीरे से कहता है, आयरिस उठो। अचानक आयरिस की आंखें खुल जाती हैं, जैसे कि वो स्विच ऑन हो गई हो। जॉश उसे शांत करता है और धीरे से याद दिलाता है, तुमने सर्गी को मार दिया। आयरिस तुरंत बोल पड़ती है, वो सेल्फ डिफेंस था, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। जॉश कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल सकती, ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। आयरिस जॉश की इस बात को समझ नहीं पाती। जॉश एक गहरी सांस लेता है और फिर सच बताता है कि तुम एक रोबोट हो, एक कंपेनियन रोबोट। आयरिस को इस बात पर यकीन नहीं होता। जॉश अपने फ़ोन पर कुछ सेटिंग्स बदलता है और अगले ही पल आयरिस किसी और ज़ुबान में बोलने लगती है। वो खुद हैरान हो जाती है, लेकिन मेरी यादें, कॉलेज, जॉब्स, मेरी पूरी ज़िंदगी। जॉश कहता है, वो सब बस आउटलाइंस हैं, सिर्फ इतना ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी एक पूरी कहानी है। आयरिस पूछती है, तो जब हम सुपरमार्केट में मिले थे? जॉश कहता है कि वो भी झूठ था, वो कभी हुआ ही नहीं, बस एक ऑप्शन था, मुलाकात की दी गई लिस्ट में से सिलेक्ट किया गया। जॉश बताता है कि वो दोनों असल में कैसे मिले थे। इसी के साथ कहानी अतीत में चली जाती है, जहाँ कुछ आदमी एक बंद बॉक्स जैसा कंटेनर जॉश के घर लाते हैं। वही बॉक्स जिसमें आयरिस होती है। उनमें से एक आदमी जॉश को एक एग्रीमेंट पकड़ाता है और आयरिस के बारे में बताता है। जॉश पूछता है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो मुझे क्या करना होगा? आदमी कहता है, जब ये आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाएगी तो आपको एक लव लिंक बनाना होगा। इसी लव लिंक के ज़रिए आप दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा। जॉश के पूछने पर आदमी बताता है कि आयरिस नहीं जानती कि वो असल में रोबोट है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर होगा, आपकी पसंद, आपकी ज़रूरत, सब कुछ। पूरा एक्सपीरियंस कस्टमाइज़ हो सकता है। उसकी आवाज़, आंखों का रंग, सोचने की कैपेसिटी, और अगर कभी आप उसे रीसेट करना चाहें तो उसके दाहिने कान के पीछे थंब सेंसर है। बस 5 सेकंड अंगूठा रखिए और वो रीसेट हो जाएगी। जॉश थोड़ा चौंक कर पूछता है, सोचने की कैपेसिटी भी बदल सकते हैं? आदमी मुस्कुरा देता है, हाँ बदल सकते हैं, लेकिन लिमिट के अंदर। इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं। 100% इंटेलिजेंस एक टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के बराबर होती है और 0% पर वो सिर्फ एक मशीन बन जाती है। एक बात याद रखिए, वो झूठ नहीं बोल सकती, ना ही किसी इंसान, जानवर या दूसरे कंपेनियन को नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपकी है, जो चाहे जैसे चाहे। इसके बाद जॉश आयरिस का सिस्टम सेटअप करता है। प्रोसेस कंप्लीट होता है। जॉश लव लिंक एक्टिवेट करता है और उनकी पहली मुलाकात आयरिस की कोर मेमोरी में बन जाती है। उसी पल से आयरिस जॉश से बेइंतहा प्यार करने लगती है। प्रेजेंट में कहानी वापस आती है। आयरिस कांपती हुई आवाज़ में कहती है, लेकिन मैं महसूस करती हूँ गुस्सा, दर्द, अफसोस। मुझे पता है तकलीफ़ क्या होती है। जॉश बताता है कि ये सब प्रोग्रामिंग है, तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे अंदर का पानी है। आयरिस फिर भी हिम्मत जोड़कर कहती है, हो सकता है मैं रियल ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ। हम ये सब ठीक कर सकते हैं, हम घर जा सकते हैं। मैं वो सब करूँगी जो तुम्हें खुश रखे। जॉश सीधे मना कर देता है, नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी कैट बीच में आ जाती है और जॉश को आयरिस को जल्दी से जल्दी शट डाउन करने को कहती है। ये सुनते ही आयरिस घबरा जाती है। जॉश कैट को आयरिस से अलग ले जाता है और तभी आयरिस की नज़र ज़मीन पर पड़े चाकू पर पड़ती है। वो अपने हाथ खोलने के लिए चाकू लेने की कोशिश करती है। बाहर जॉश और कैट बात कर रहे होते हैं। तभी ये सच सामने आता है कि सर्गी का मर्डर कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो उन दोनों का ही प्लान था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। कहानी में आगे जॉश जब वापस अंदर आता है तो देखता है कि आयरिस ज़मीन पर पड़ी है। वो जैसे ही पास जाता है, अचानक आयरिस उसके गले पर ज़ोर से मुक्का मारती है।
जॉश का फ़ोन छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जॉश सबके सामने एक और सच मानता है। वो कहता है कि उसने आयरिस की प्रोग्रामिंग में कुछ इलीगल चेंजेस किए थे, उसकी एग्रेशन और सेल्फ डिफेंस सेटिंग को बढ़ा दिया था और वो सेफ्टी प्रोग्रामिंग भी हटा दी थी जो उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकती थी। जॉश ने ही उसकी पॉकेट में चाकू रख दिया था। जॉश कहता है कि वो उसे रीसेट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गई। जॉश कहता है कि अगर पुलिस को ये सब पता चल गया तो हम सब गए। इसके बाद कैट एक लॉकर खोलती है। अंदर नोटों का पहाड़ पड़ा हुआ है, लगभग 12 मिलियन से ज़्यादा। ये पूरी ट्रिप सिर्फ इसलिए थी कि आयरिस के हाथों सर्गी को मरवाया जा सके। पैट्रिक और एलाई को जो भी होने वाला था उस सब का गवाह बनने के लिए ही बुलाया गया था, मगर अब प्लान में थोड़ा चेंज है। अब वो एलाई को उसके प्लान में शामिल होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब इन पैसों के 3 हिस्से होंगे और तुम्हें भी एक हिस्सा मिलेगा। एलाई तुरंत बोलता है, हम 4 लोग हैं। जॉश कहता है पैट्रिक को काउंट नहीं कर सकते। ये सुनकर एलाई भड़क जाता है। वो पैट्रिक की तरफ देखता है और कहता है, पैट्रिक सो जाओ। और यही हमें पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। कैट एलाई को कहती है कि सिर्फ एक रोबोट लड़की को जंगल में ढूंढने के लिए उसे $4 मिलियन मिलेंगे। एलाई मान जाता है। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल है। आयरिस के पास जाना है, उसे स्लीप मोड में डालना है, फ़ोन लेना है और उसकी सारी मॉडिफिकेशंस हटा देनी है। बस इतना ही करना है और सबको लगेगा कि सर्गी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ जंगल में छुपी आयरिस जॉश का फ़ोन अनलॉक करती है। वो अपनी सेटिंग्स देखती है, आंखों का रंग बदलती है, आवाज़ को एडजस्ट करती है और इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसी के साथ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जॉश का फ़ोन उसकी कार भी कंट्रोल करता है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे वापस लेक हाउस जाना है और जॉश की कार लेकर यहाँ से निकल जाना है। रास्ते में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाती है। एलाई पैट्रिक से कहता है, अगर मैं जॉश होता और किसी का मर्डर प्लान करता तो मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताता। जॉश को भी मेरा दोस्त था ही नहीं। आयरिश ये सब सुन लेती है। इसी बीच पैट्रिक और एलाई एक दूसरे के लिए अपना सच्चा प्यार जाहिर करते हैं। तभी जॉश के फ़ोन में वाइब्रेशन होती है। एलाई अलर्ट हो जाता है, गन निकालता है। आयरिश भागने लगती है। एलाई फायरिंग करता है। गोली की आवाज़ सुनकर जॉश और कैट भागते हुए वहां आने लगते हैं। भागते भागते आयरिस और एलाई टकरा जाते हैं और दोनों पहाड़ी से नीचे गिरते हैं। नीचे गिरकर आयरिस गन उठाने के लिए झपटती है। एलाई उसके पैर पकड़ लेता है और गन छीन लेता है। इसी धक्का मुक्की में गोली चल जाती है। एलाई को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। ऊपर से जॉश और कैट सब देख रहे होते हैं। आयरिस बिना रुके वहाँ से भाग जाती है। आयरिस लेक हाउस पहुँचती है। जॉश पीछे पीछे आ रहा होता है। आयरिस कार में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और कार को वहाँ से जाने के लिए कमांड देती है, मगर कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वो जॉश की आवाज़ से चलती है। आयरिश घबरा जाती है। वो अपनी आवाज़ का पिच जॉश जैसा सेट करने लगती है। बाहर जॉश पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है और तब ही कार जॉश के जैसी आवाज़ सुनकर स्टार्ट हो जाती है और लेक हाउस से निकल जाती है। कुछ देर बाद जॉश की कार अचानक अनाउंस करती है, इस व्हीकल के ओनर ने इस कार की चोरी की रिपोर्ट की है। और फिर कार खुद ही रोड के साइड में रुक जाती है। तभी जॉश के फ़ोन पर कॉल आता है। आयरिस कॉल उठाती है। दूसरी तरफ जॉश होता है जो सर्गी के फ़ोन से कॉल कर रहा है। वो माफ़ी मांगता है, कहता है मैं गलत था आयरिस, हम फिर से सब ठीक कर सकते हैं, जैसा पहले था वैसे ही। आयरिस पूछती है, तो सर्गी और एलाई का क्या? जॉश कहता है कि उनका ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे। जॉश भीख मांगता है, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं इस बार अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। आयरिस कहती है, तुमने मुझे सर्गी का मर्डर करने के लिए प्रोग्राम किया, हम दोनों अब बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं। आयरिस कॉल काट देती है। जॉश तुरंत पैट्रिक के पास जाता है और कहता है आयरिस को ट्रैक करो। वो एलाई का फ़ोन अनलॉक करता है और पैट्रिक की प्रोग्रामिंग को बदलने की कोशिश करता है। अग्रेशन 100% कर देता है, लेकिन पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता। जॉश फिर जल्दी से पैट्रिक को रीसेट करता है और उसके साथ नया लव लिंक बना देता है, जिसमें पैट्रिक की मेमोरी में जॉश उससे ठीक वैसे ही पार्टी में मिला था जैसे कि एलाई उससे पार्टी में मिला था और अब पैट्रिक जॉश से प्यार करता है। दूसरी तरफ आयरिस कार के शीशे को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। काफ़ी मेहनत के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आती है। तभी एक पुलिस कार वहाँ रुकती है और एक ऑफिसर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। आयरिस घबराकर अपनी लैंग्वेज जर्मन पर सेट कर देती है और बोलना शुरू कर देती है। ऑफिसर आयरिस से सवाल पूछता है, मगर वो जर्मन लैंग्वेज नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र कार के अंदर खून से सनी चाकू पर पड़ती है। तुरंत ऑफिसर अपनी गन निकालता है और आयरिस को हथकड़ी पहना देता है। तभी अचानक पैट्रिक वहां आ जाता है और पुलिस वाले पर हमला करके उसे मार देता है।
आयरिस भागने की कोशिश करती है मगर पैट्रिक जॉश के फ़ोन से आयरिस को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद कैट लेक हाउस से बाहर एक पुलिस कार को आती हुई देखती है। कैट और जॉश बाहर आते हैं। उस कार से पैट्रिक उतरता है। कार की डिक्की में पुलिसमैन की लाश होती है। कैट तुरंत अपना पैसा सूटकेस में भरना शुरू कर देती है। जॉश उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैट नहीं रुकती। जैसे ही कैट कमरे से बाहर जाने लगती है, जॉश पैट्रिक को ऑर्डर देता है, उसे रोको। क्योंकि जॉश ने पैट्रिक की एग्रेशन सेटिंग 100% पर सेट की हुई थी, इसीलिए पैट्रिक चाकू उठाता है और कैट पर वार कर देता है। जॉश पूरी तरह शॉक हो जाता है। पैट्रिक कहता है कि तुमने कहा था कैट को रोको, तो मैंने वही किया। जख्मी कैट लड़खड़ाती हुई सोफे पर जाकर गिर जाती है। वहीं पास में आयरिस बैठी होती है। कुछ देर बाद पैट्रिक जॉश को खाना सर्व करता है। आयरिस सामने बैठी होती है। जॉश बोलता है, आयरिस उठो। आयरिस एक्टिवेट हो जाती है। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे होते हैं। जॉश उसकी लैंग्वेज वापस इंग्लिश पर सेट करता है। तभी पैट्रिक को जॉश के साथ प्यार से पेश आते हुए देखकर आयरिस पूछती है, तुमने पैट्रिक के साथ क्या किया? जॉश बोलता है, ये लंबी कहानी है। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने जो किया मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे बस का होगा। आयरिस कहती है, मुझे सिर्फ जीना था। जॉश एलाई और कैट की मौत का जिम्मेदार आयरिस को बताता है। आयरिस बोलती है, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ। तुमने मुझे सर्गी को मारने के लिए यूज़ किया ताकि उसका पैसा चुरा सको। जॉश हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? आयरिस जवाब देती है, मैंने जंगल में एलाई और पैट्रिक को बात करते सुन लिया था, इसीलिए ये सब तुम मुझ पर मत डालो। जॉश आयरिस की इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जॉश कहता है, तुम कहती थी ना तुम्हें दर्द महसूस होता है, तो चलो टेस्ट करते हैं। वो आयरिस को अपना हाथ उठाने को कहता है और उसके हाथ के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रख देता है। जॉश पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आयरिस धीरे से कहती है, हाँ। तभी जॉश का फ़ोन बजता है। वो थोड़ा दूर जाकर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हम 30 मिनट में पहुंच रहे हैं। इधर आयरिस का हाथ आग में पूरी तरह जलने लगता है। जॉश पैट्रिक को आग बुझाने को कहता है और पैट्रिक आग बुझा देता है। जॉश के कहने पर पैट्रिक आयरिस के हाथ में गन पकड़ा देता है। जॉश आयरिस से कहता है, गन अपने सिर पर लगाओ और ट्रिगर दबाओ। आयरिस बिना सवाल किए ट्रिगर दबाती है। गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है। आयरिस तुरंत बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉश एम्पैथिक्स कंपनी के लोगों को एक झूठी कहानी सुना रहा होता है। वो खुद को विक्टिम बताता है। कहता है, आयरिस मेरी और कैट के रिलेशनशिप से जेलस थी। डिप्रेशन में आकर उसने खुद को शूट कर लिया। कंपनी वाले बताते हैं आयरिस को लैब में ले जाया जाएगा, उसकी SSD अपलोड होगी और लीगल टीम सारी फुटेज चेक करेगी। जॉश थोड़ा घबराकर पूछता है, क्या फुटेज रिकवर हो पाएगी? वो बताते हैं, हाँ। उसका सिर्फ एंटीना है। उसका असली डेटा पेट में SSD में होता है जो बिल्कुल सेफ है। हम प्लग करके सिस्टम रिबूट कर देंगे और वह फिर से ऑन हो जाएगी। ये सुनते ही जॉश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे ही एम्पैथिक्स की टीम वहाँ से निकलने लगती है, पैट्रिक्स वैन के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उनमें से एक आदमी उसे पहचान लेता है क्योंकि पैट्रिक उन्हीं की कंपनी का रोबोट है। अगले ही सेकंड पैट्रिक गोली चला देता है और एक आदमी वहीं मर जाता है। दूसरा आदमी टेडी भाग जाता है। कुछ दूरी पर उसकी नज़र कई लाशों पर पड़ती है। इधर आयरिस रिबूट होती है। वो खुद को अनप्लग करती है और होश में आती है। उधर पैट्रिक टेडी का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी आयरिस आती है और पैट्रिक को शॉक देने की कोशिश करती है। पैट्रिक कहता है, तुम रीसेट हो चुकी हो, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। वो आयरिस को ज़मीन पर गिरा देता है। आयरिस पैट्रिक से कहती है, जॉश तुम्हें प्यार नहीं करता, उसने तुम्हें भी इस्तेमाल किया जैसे मुझे इस्तेमाल किया था। एलाई को याद करो। पैट्रिक का चेहरा बदलने लगता है। उसकी यादों में एलाई की मेमोरीज वापस आने लगती हैं और उनके बीच वो सच्चा प्यार उसे याद आने लगता है। वो एलाई का नाम लेता है और खुद को शॉक देकर बंद हो जाता है। टेडी आयरिस का शुक्रिया अदा करता है। आयरिस उससे एक फेवर मांगती है। दूसरी तरफ जॉश घबराहट में सारा पैसा सूटकेस में भर रहा होता है। अचानक म्यूज़िक बजने लगता है। जॉश पैट्रिक को आवाज़ देता है। म्यूज़िक बंद होता है। फिर आयरिस की आवाज़ आती है, फिर सर्गी की, फिर कैट की और फिर जॉश की अपनी आवाज़। आयरिस सामने आती है और कहती है, स्माइल करो और खुश रहो। वो मुस्कुराती है। आज मैंने एक नया दोस्त बनाया, टेडी एम्पैथिक्स से। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, टोटल सेल्फ कंट्रोल। जॉश फ़ोन उठाकर उसकी सेटिंग बदलने की कोशिश करता है मगर सेटिंग नहीं बदलती। आयरिस जॉश पर गोली चलाती है। जॉश बच जाता है। आयरिस कहती है, अब मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। जॉश उसकी तरफ बढ़ता है। आयरिस उसे वार्न करती है। जॉश कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो। वो उसे धक्का देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ।
वो उसका सिर ज़मीन पर पटक कर कहता है, बोलो मैं सब कुछ हूँ। आयरिस बोलती है, तुम सब कुछ हो। जॉश गन उसके पेट पर रख कर कहता है, कोई आखिरी ख्वाहिश। आयरिस उसकी आंखों में देख कर कहती है, गो टू स्लीप जॉश, और एक झटके में कॉर्क स्क्रू उसके सिर में घुसा देती है, जिससे उसके सिर में छेद हो जाता है और जॉश वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आयरिस की आवाज़ में हम सुनते हैं, ज़िंदगी अक्सर एक बड़े काले बादल जैसी होती है, ना डायरेक्शन ना मीनिंग। फिर अचानक मीनिंग मिल जाता है, पर्पस मिल जाता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो ऐसा ज़िंदगी में एक बार होता है, मगर मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ। पहली बार जब मैं जॉश से मिली, दूसरी बार जब मैंने उसे मारा। इसी के साथ आयरिस सारे पैसे लेकर एक गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है, अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।